Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of April 2020. तो 22 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू गेट द करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च का पीडीएफ भी रिलीज हो गया है, तो आप ले सकते हैं. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. इसके अलावा हमारा जो प्रीलिम्स 365 का मटेरियल है वो भी रिलीज हो गया है, एंड आज या कल तक इन्वायरमेंट और स्कीम्स भी रिलीज हो जाएंगी. जो बाकी की दो बची हुई पीडीएफ्स हैं तो वो भी रिलीज कर दी जाएंगी, स्कीम्स एंड एनवायरनमेंट, तो वो भी आप ले सकते हैं. And those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. So let's start with the questions first. आज के क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा केव्स कंटेन मेनली. एलिफेंटा केव्स में मेनली क्या है? ऑप्शंस आर ए बुद्धिस्ट इमेजेस, बी जैन इमेजेस ओनली, सी ब्राह्मणिकल इमेजेस, या डी अजैविका सेक्ट इमेजेस. तो इनमें से क्या सही आंसर होगा? थिंक बिफोर यू आंसर, बट डू आंसर. ओके, आंसर जरूर करना है आपको. सो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. आंसर विल बी ब्राह्मणिकल इमेजेस. यहाँ पे एलिफेंटा केव्स में केवल कुछ ही बुद्धिस्ट इमेजेस हैं, लेकिन ये मेनली जो है वो ब्राह्मणिकल इमेजेस के लिए फेमस है. सेकंड इज बाथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड प्रिडोमिनेंटली इन. तो बाथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है प्रिडोमिनेंटली? ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, या डी तेलंगाना. थिंक ऑफ द आंसर. ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, न्यूज़ आइटम में पढ़ा चुके हैं, तो आंसर आप बताइए. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी तेलंगाना. तेलंगाना विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज इंडियाज ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू द लिबरलाइजेशन फेज इज लार्जली टर्म्ड एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. तो जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद से 1991 तक का फेज था, उसको ज़्यादातर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है. तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर ए नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया बिफोर 1990s लिबरलाइजेशन, B religious belief of the successive government right from the independence, C irrational development agenda driven by majoritarian society, या D the phenomenon of sluggishness in growth rate of Indian economy before 1990s. तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था बेसिकली वो यही sluggishness in the growth rate of Indian economy before 1990s था. जो स्लोली हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो कर रही थी, बहुत ज़्यादा कम था ग्रोथ रेट, 2-3% का, 1% का, इस तरीके का जो रेट था उसको ही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है. ठीक है ना? तो याद रखिएगा. दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस. आपको कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. फर्स्ट इज न्यू ड्रग टू बी टेस्टेड. अब यहाँ क्या है? कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सेप्सीवैक नाम की एक मेडिसिन है. फार्मास्यूटिकल कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल इसको डेवलप कर रही है, सेप्सीवैक. अब ये किसके लिए होती है? ये सेप्सिस नाम की बीमारी के लिए होती है, सेप्सिस को ठीक करने के लिए होती है. अब इसी दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑर्डर टू ट्रीट कोविड-19 ऑल्सो. इसके पहले हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का देखा था कि उसका यूज़ किया जा रहा है. नाउ सेप्सीवैक. रेमडेसिविर का हमने देखा यूज़ किया जाता है, रेमडेसिविर का भी यूज़ किया जाता है, और अब ये सेप्सीवैक का यूज़ किया जा रहा है ना. तो अब देखते हैं कि इसको क्या परमिशन मिलती है, क्या इसके ट्रायल्स का रिजल्ट आता है. लेकिन आपको याद रखना है कि सेप्सीवैक इज़ यूज्ड टू ट्रीट सेप्सिस, and now it is being tested for treating the COVID-19 also. तो इसके बारे में आपको बता दिया. आगे मूव करते हैं. आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए थे, तो एक एक करके हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स मूव. आप भी मेरे साथ मूव करते रहिए. यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे खास ऐसी न्यूज़ आइटम नहीं है जिसको हम डिस्कस करें. सो यहाँ पे हम बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ सकते हैं. चाइल्ड अब्यूज कंप्लेंट्स राइज ड्यूरिंग द लॉकडाउन. अब ये जो न्यूज़ है वो बेसिकली कर्नाटका की है, लेकिन इसको आप ऑल इंडिया लेवल पे या बिल्कुल जनरलाइज टर्म में लिख सकते हैं. ठीक है ना? क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ जो लॉकडाउन के 2 सबसे बड़े नेगेटिव फॉलोआउट्स हैं वो ये देखने को मिला है कि एक तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बढ़ोतरी आई है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं. दूसरा कि यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं. तो कर्नाटका में, केवल कर्नाटका में 37 से ज़्यादा केसेज ऐसे आ चुके हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड है. हेल्पलाइन में काफ़ी ज़्यादा केसेज गए हैं, और उनमें 2 केसेस सबसे ज़्यादा है. पहला है एक तो चाइल्ड मैरिज का, दूसरा है फिजिकल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन. ओके, तो चाइल्ड अब्यूज़ में भी 2 हैं बेसिकली. एक है चाइल्ड मैरिज, और दूसरा है आपका फिजिकल अब्यूज़. ओके, तो ये आपको न्यूज़ आइटम याद रखना है. इसका आप यूज़ करेंगे जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना, तब आप इसको लिखेंगे. जब लॉकडाउन के फॉलोआउट्स या इसके बारे में लिखना होगा तब वहाँ पे आप इसको लिखेंगे. ठीक है ना? तो दिस वाज द सेकेंड न्यूज़ आइटम इंपॉर्टेंट जो कि डिस्कस करनी थी. अब पहले हम आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं कि करके. एडिटोरियल्स वैसे मैंने आज नोट्स में लास्ट में डाले थे, तो आप एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? तो जो लीड आर्टिकल है वो है द की स्ट्रैटेजीज फिस्कल
एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट। अब इसको आर्टिकल को हम देखते हैं कि करके द की स्ट्रैटेजीज द फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट्स। इसमें ऑथर सबसे पहले बात ये बोल रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ होता है या फिर पब्लिक ऑर्डर होता है, ये दोनों के दोनों ही ये स्टेट सब्जेक्ट हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल आपको पता है कि लिस्ट के बारे में, कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स आएंगे। तो पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर दोनों के दोनों जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। अब आपको पता है कि कोविड-19 होने के बाद पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि डिस्टर्ब हुई हैं। अब इनको मेक आउट करने के लिए, इनको बनाने के लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है, लेकिन जो फाइनेंसेस हैं किसके हाथ में है, वो सेंटर के हाथ में है। तो ऑथर ने वही चीज़ स्टार्ट किया। ऑथर ने दूसरी चीज़ ये बोली है कि कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 बहुत पहले से लागू कर दिया था, इन्वोक कर दिया था, इवन बिफोर द सेंटर टुक अ यूनिवर्सल लॉकडाउन अप्रोच बाय यूजिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो जो सेंटर था उसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का लागू किया था यूनिवर्सल लॉकडाउन के लिए, लेकिन उससे पहले कई स्टेट्स थे जिन्होंने कि आपका एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को इन्वोक कर दिया था। उसके बाद ऑथर ने बताया कि स्टेट्स में प्रॉब्लम क्या है। स्टेट्स में सबसे अधिक प्रॉब्लम इस समय यह है कि उनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स पूरे नहीं हैं। दीज आर द मेजर हैंडीकैप एंड द इमीडिएट टास्क ऑफ द स्टेट्स। और यही चीज़ है कि स्टेट्स को सबसे पहले इन्हीं की अवेलेबिलिटी और सप्लाई को बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। अब ऑथर का कहना है कि द पैंडेमिक हैज अंडरलाइंड दैट द हिस्टोरिकल निगलेक्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इन द कंट्री। इस पैंडेमिक के आने के बाद हमको ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर को निगलेक्ट किया गया है कंट्री में। हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट्स और सेंटर को मिला करके अगर आप देखेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है हेल्थ सेक्टर में, केवल 1.3% ऑफ द GDP, केवल 1.3% ऑफ द GDP हमारे कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि 3 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6% की ज़रूरत है कि हम हेल्थ केयर में, इनफैक्ट 10% तक अगर हम चाहें तो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम केवल 1.3% ऑफ द GDP इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब स्टेट्स का काम क्या सिर्फ लाइफ बचाना है? तो नहीं, स्टेट्स का काम केवल लाइफ और लाइवलीहुड बचाना नहीं है। स्टेट्स का काम ये भी है कि एक बार जो नुकसान इकोनॉमी को हो चुका है उस नुकसान से भी बाहर निकालना है, उनको इकोनॉमिक रिवाइवल का भी सोचना है। तो लाइफ्स तो चाहिए ही चाहिए, दूसरा उन लोगों की लाइवलीहुड के बारे में प्लस इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में भी स्टेट्स को ही सोचना है। और इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं कि अगर सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी। अब इसमें एक केस स्टडी है बेसिकली आपको केरला की केस स्टडी की, उसने 20,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज पहले ही रिलीफ पैकेज दे दिया। अब देखो ये 20,000 करोड़ कहाँ से देंगे अगर आप इनको रिफिल नहीं करोगे, अगर सेंटर इनकी मदद नहीं करता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि केरला जैसे स्टेट, फिर बाकी दूसरे स्टेट जो केरला से भी बुरी कंडीशन में है, वो किस तरीके से रिवाइवल करेंगे। दूसरी चीज ये है कि FRBM एक्ट में आप सबको पता है कि 3% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट रहता है। अब जब आपको पता है कि जो 3% का टारगेट है वो फुलफिल हो ही नहीं सकता अगर वो अलग से नहीं इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, तो अगर वो एक्सपेंडिचर करेंगे तो 3% को ओवरशूट कर जाएंगे। तो ये दोनों जो समस्या है इनको दूर करने का सोचना चाहिए और वो एस्केप क्लॉज जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए। एस्केप क्लॉज मतलब कि जो 3% का टारगेट है उसको ओवरशूट, ऐसी डिजास्टर एपिडेमिक और इस तरह की कैलेमिटी लाइक सिचुएशन में उसको ओवरशूट किया जा सकता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि स्टेट्स तभी इफेक्टिवली फाइट कर सकते हैं जब उनके पास इनफ रिसोर्सेज हो टू मीट द क्राइसिस। ओके, व्हेन दे हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द क्राइसिस देन only they can fight from this। ओके, सो ये आपको याद रखना है। तो आगे मूव करेंगे, हम देखेंगे। नाउ दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आर्टिकल जो है बेसिकली वो आज हम लेंगे अ चेंज इन माइग्रेंट पॉलिसी। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल था। इसको भी हम करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। ओके, सो दिस इज़ द आर्टिकल अ चेंज इन द माइग्रेंट पॉलिसी। नाउ व्हाई माइग्रेंट्स ऑक्यूपाई अ सेंटर स्टेज इन दिस कंट्री। क्यों माइग्रेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन माइग्रेंट्स क्यों सेंटर स्टेज ले चुके हैं? फर्स्ट रीजन इज द नंबर्स इन्वॉल्व्ड आर वेरी हाई। ओके, अगर हम बिहार की केवल पॉपुलेशन लेते हैं जो कि 123 मिलियन के आसपास है, उसमें से 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं, उसमें भी 3 मिलियन ऐसे जो कि इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं। ठीक है ना। तो अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर कि ये बिल्कुल ऑक्यूपाई करेंगे एक सेंटर स्टेज। दूसरा रीजन है कि इंडियाज इकोनॉमी पर्टिकुलरली ऑफ द ग्रोथ सेंटर, अगर हम ग्रोथ सेंटर्स की बात करें, चाहे मुंबई की बात हो गई, दिल्ली की बात हो गई, साउथ में बेंगलुरु, हैदराबाद, इनकी चेन्नई की बात हो गई, तो बेसिकली दीज आर द सेंटर्स जहां पे कि माइग्रेंट सर्विसेज बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन हो गया, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, माइनिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, दे वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल विदाउट द माइग्रेंट पॉपुलेशन, देयरफॉर माइग्रेंट्स ऑक्यूपाई अ सेंटर स्टेज। तीसरा रीजन ये है कि द रिटर्न ऑफ द माइग्रेंट्स रिटर्न ऑफ द माइग्रेंट्स टू द सोर्स स्टेट एंड इज एन इकोनॉमिक शॉक। ओके, अगर यही माइग्रेंट अपने सोर्स स्टेट में वापस आ जाए तो ये अपने आप में एक माइग्रेंट, ये अपने आप में स्टेट के लिए एक शॉक की कंडीशन है। क्यों? अब वो वहां से गए ही इसलिए थे क्योंकि उस स्टेट के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे या उस स्टेट में इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ऑब्वियस बात है, माइग्रेशन कब हुआ होगा? जब उस सोर्स स्टेट में ऑलरेडी कोई कमी रही होगी, कोई मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कमी रहेगी या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी रहेगी। अब वापस से अगर ये माइग्रेंट वापस आ जाए सोर्स कंट्री में, सोर्स स्टेट में, तो फिर क्या होगा? ये इनके लिए शॉक हो जाएगा इस स्टेट के लिए। तो वही चीज़ तो अभी हो रही है पैंडेमिक में। क्या हो रहा है? लोग अपने घरों की तरफ वापस भाग रहे हैं ना, तो अब वो स्टेट्स और ज़्यादा शॉक की कंडीशन में चले जाएंगे। फोर्थ रीजन ये है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट? बिकॉज इन केस ऑफ एपिडेमिक्स द एक्सोडस ऑफ सीजनल माइग्रेंट्स क्रिएट एप्रीहेंशंस अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज एंड रन्स काउंटर प्रोडक्टिव टू द वेरी पर्पस ऑफ लॉकडाउन। अब देखो क्या हुआ, आपने माइग्रेंट्स का ध्यान नहीं दिया कि लॉकडाउन होगा तो ये क्या कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो सीजनल माइग्रेंट्स थी वापस अपने स्टेट में आने लगे, भागने लगे। अब इससे क्या हुआ कि जो लॉकडाउन था उसका जो सोल पर्पस था वो पूरा का पूरा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक तो माइग्रेंट्स क्या हुआ, इस कारण से उनकी इमेज अच्छी नहीं बनी, लोगों के दिमाग में ये भी आया, उनके खिलाफ थोड़ा स्टिग्मा भी आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ना। लेकिन हम उनकी जगह पर रख के देखें खुद को अगर, तो हम समझेंगे कि जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा ऐसी जगह पे, है ना। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इसलिए भी माइग्रेंट्स इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है द पैथेटिक वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द माइग्रेंट्स डिफाई द वेरी आइडिया ऑफ डिसेंट वर्क एंड जनरल सिक्योरिटी। अब आप माइग्रेंट्स को देखते हैं कि कहाँ रहते हैं, तो अगर मुंबई आप गए होंगे तो धारावी या इस तरह का एरिया जो रहेगा, जो स्लम एरिया है, अगर आप देखें तो वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप वहाँ पे रहने वाले लोगों का वो देखें कि किस तरीके से रहे, ना हेल्थ हाइजीन, ये कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। एंड देयरफॉर दीज एरियाज बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसलिए बहुत सारी डिसीजेज, बहुत सारे इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वहाँ से स्प्रेड होते हैं। तो इस कारण से भी माइग्रेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज कैन नॉट प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे एरिया में अगर कोई व्यक्ति रह रहा होगा तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन कर पाएगा। एक और चीज ऑथर ने इस आर्टिकल में मेंशन की थी कि क्यों ये जो रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है, इट इज नॉट हेल्पिंग द माइग्रेंट पॉपुलेशन। व्हाई दिस रिलीफ पैकेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प द माइग्रेंट पॉपुलेशन? पहला रीजन है कि दोज माइग्रेंट्स हु आर अनेबल टू रिटर्न होम एंड डू नॉट हैव देयर राशन कार्ड। अब देखो कुछ इसमें से माइग्रेंट ऐसे हैं जो अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं। जब वो घर नहीं आ पाएंगे तो उनके पास उनका राशन कार्ड नहीं आएगा। जब उनका राशन कार्ड नहीं आएगा तो जो एडिशनल फूड ग्रेन पीडीएस में देने की बात की जा रही है वो कैसे ले पाएंगे बिना राशन कार्ड के। दूसरी चीज़, अगर वो होम स्टेट में नहीं आते हैं तो स्टेट में नहीं आते हैं तो उनका मनरेगा का जो वेज है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तीसरा, अगर सीजनल माइग्रेंट्स जो है बेसिकली लैंडलेस हैं, ये सब है, तो उनको जो लैंड होल्डर्स का बेनिफिट है जो मिलने वाला है वो भी उनको नहीं मिल पाएगा। एंड नाइदर दे विल गेट द बेनिफिट अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ओके, बिकॉज ऑफ द लो रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, इस कारण से उनको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का रिलीफ पैकेज भी नहीं मिल रहा है। तो ये रीज़न है कि गवर्नमेंट जो उन्होंने स्कीम बनाई वो माइग्रेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो अपने होम स्टे से दूर है और मनरेगा का बेनिफिट हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे ये पीडीएस का बेनिफिट हो, ये सारे उनको अपने होम स्टेट में ही मिल पाएंगे। तो इस कारण से भी उनको जो बेसिकली वो डिप्राइव्ड रह जाएंगे। और गवर्नमेंट को ये बेसिकली सोचना चाहिए कि उनको किस तरीके से ये पैकेज दें, कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डिलीवर दिस रिलीफ पैकेज टू द माइग्रेंट्स। एंड डिजास्टर्स दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट स्ट्रक्चरल रॉन्ग्स। जो डिजास्टर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि स्ट्रक्चरल रॉन्ग्स जो हुए हैं उनको सही किया जाए, है ना। इसलिए गवर्नमेंट के ऑथर का सजेशन ये है कि उनको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस बना सके इन द पॉलिसी टुवर्ड्स माइग्रेंट्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर। और उनको चाहिए ये कि एक अच्छी पॉलिसी बनाएं जो कि न केवल अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, सो दैट इज़ द थिंग विच वॉज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये भी एक आर्टिकल था, पुटिंग द सागर विजन टू द टेस्ट। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। बाकी के जो दो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए वो मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से थे। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, पुटिंग द सागर विजन टू द टेस्ट
ये आपको प्रीलिम्स का भी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल वो देगा। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे, जब ये कोविड-19 का ये सब हुआ नहीं था, तब उसके पहले वो सेशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका विजिट किए थे, ठीक है ना, सेशेल्स, मॉरिशस एंड श्रीलंका। वहाँ पे उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव दिया जो कि इंडियन ओशन के लिए था, जिसको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे पिच किया, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सागर। सागर सीक्स टू डिफरेंशिएट इंडियाज लीडरशिप फ्रॉम द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द अदर रीजनली एक्टिव मेजर पावर्स एंड टू रीएश्योर द लिटोरल स्टेट्स एज इंडियाज मेरीटाइम इन्फ्लुएंस ग्रोथ। तो आप सबको होता है कि इंडिया का जो मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि वो कम है, काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली द इंडियन ओशन रीजन, पूरा का पूरा ओशियन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर नाम दिया गया है उसका, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का जो है, और इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। तो सागर इनिशिएटिव के साथ हम जो बाकी के लिटोरल स्टेट्स हैं उनको ये रीएश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो वे ऑफ वर्किंग रहेगा, जो लीडरशिप प्रोवाइड करने का तरीका रहेगा, वो बिल्कुल अलग रहेगा। इस रेफरेंस में ऑथर ने आईओसी जो है, इंडियन ओशन कमीशन है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो इंडियन ओशन कमीशन के साथ किस तरीके से हम मर्ज हो सकते हैं, किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं, हम किस तरह से बेसिकली आपका उनका कोऑपरेशन लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी सर्विलेंस को अच्छा कर सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं, उसकी बात की गई है। तो आईओसी की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली आईओसी ने इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया मार्च 6 में, 6 मार्च को आईओसी में हमको ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया था। फाउंडेड इन 1982, बना कब था आईओसी? बना था 1982 में, 1982 में बना था। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 5 स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, 5 स्मॉल आइलैंड स्टेट है, जिसको कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेशल्स। रियूनियन एक फ्रेंच वो है, टेरिटरी है, याद रखिएगा, कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेशल्स। तो ये 5 हैं, ये इन्होंने आईओसी बनाया था 1982 में, कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेशल्स। इसको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि 1982 में बना था। आईओसी मेंबर कौन कौन से? कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेशल्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। रियूनियन जो है बेसिकली उसके साथ फ्रांस भी फ्री में आ जाता है, लेकिन फिर भी आईओसी ने अभी भी कंसेंसस बेस्ड पूरा जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करके रखा है। आईओसी हैज रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड लीडरशिप इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के डोमेन में आईओसी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है ना। तो ये आपको याद रखना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे किसी भी स्टेट के लिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। और इंडिया ने प्रेफर किया है आईओसी के साथ कि वो बायलैटरली इंगेज करे। देखो, बिग ब्रदर अप्रोच इंडिया नहीं अपना रहा है। बिग ब्रदर अप्रोच मतलब क्या होता है? बिग ब्रदर एक टर्म है जो कि जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल से लिया गया है। बिग ब्रदर एक टर्म है जो कि जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल 1984 से लिया गया है। 1984 में बिग ब्रदर जो है वो निगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है। कभी भी अगर आप आंसर राइटिंग में किसी कंट्री को बिग ब्रदर की तरह बोल रहे हो तो वो एक निगेटिव कॉनोटेशन होगा, ये याद रखना। बिग ब्रदर कभी भी पॉजिटिव कॉनोटेशन में नहीं यूज होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बिग ब्रदरली अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। बिग ब्रदर मतलब कि एक आप सुप्रा स्टेट की तरह काम कर रहे हो, आप उनके सीनियर के सुपीरियर की तरह काम कर रहे हो और दूसरे को सर्विलेंस के अंदर रख रहे हो। तो बिग ब्रदर इज ए नेगेटिव टर्म यूज्ड इन 1984 नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इन माय लाइफ। अगर आप में से कुछ लोग पढ़ना चाहते हो तो डू रीड इट। इट इज माय मोस्ट फेवरेट नॉवेल। रेड इट मोर देन 30-40 टाइम्स इन द लिटरल मैनर। 30 से 40 बार से ज़्यादा मैंने इस नॉवल को पढ़ा हुआ है। एंड every time when I used to feel low, I used to read this 1984 novel. It's one of the most favorite novels and it will remain, I think, क्योंकि इसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जॉर्ज ऑरवेल को रिप्लेस करना। तो आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। इट्स अ बिट टफ, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे। तो 2012 में आईओसी वाज वन ऑफ द 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस टू लॉन्च मेस प्रोग्राम। MASE प्रोग्राम लॉन्च करने वाला आईओसी 4 में से एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था। अब ये मेस क्या है? इट्स अ यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम। याद रखिएगा, मेस इज बेसिकली यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम, जिसका कि मकसद है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका एंड इंडियन ओशन। याद रखिएगा, इसका मेस का क्या है टारगेट? मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका एंड इंडियन ओशन। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका एंड इंडियन ओशन, ये इसका मेन पर्पस है मेस प्रोग्राम का। यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम है मेस प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे ये दूसरा फैक्ट जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है, मेस प्रोग्राम क्या है, कौन इसको फंड करता है। तो मेस इज बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड साउथ सदर्न अफ्रीका एंड इंडियन ओशियन, और यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम है।
तो अंडर मेस के अंतर्गत आईओसी ने 2 सेंटर्स बनाए हैं, 2 सेंटर्स आईओसी ने बनाए हैं मैकेनिज्म फॉर सर्विलेंस को एंड कंट्रोल के लिए 2 सेंटर्स बनाए हैं। पहला है आरएमआईएफसी जिसको रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहा जाता है, रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो कि मैडागास्कर बेस्ड है। अब ये क्या करता है, इट इज डिजाइंड टू डीपन द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बाय मॉनिटरिंग मैरीटाइम एक्टिविटीज। तो मैरीटाइम एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और मैरीटाइम डोमेन के लिए अवेयरनेस को और ज्यादा डीप करता है। दूसरा जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है वो है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर, आरसीओसी। तो पहला था आरएमआईएफसी रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन मतलब नाम से क्लियर है, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन मतलब कि मैरीटाइम इंफॉर्मेशन को फ्यूज करके इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सचेंज का काम करेगा। दूसरा है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर। अब ये कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन है तो मतलब जो इंफॉर्मेशन हमको गैदर की गई है आरएमआईएफसी से उसमें क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगा रहे हो आप, उसके लिए आरसीओसी रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर जो कि सिशेल्स में बेस्ड है वो बनाया गया है। वो कहां बेस्ड था, मैडागास्कर में बेस्ड था, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा कि आईओसी देखो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है लेकिन फिर भी बड़े बड़े काम कर रहा है, इस तरह से सेंटर्स बना लेना। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया का ये चेयर भी रह चुका है ना। तो ये कुछ बड़े अचीवमेंट्स है जो कि इन्होंने किया। उस समय यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस, ईयू जैसी पावर्स वहाँ पे आई थी और ये लीड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। तो काफ़ी बड़ी बात है ये। तो आईओसी का जो अचीवमेंट है वो इंडिया को देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। बेसिकली ऑथर का कहना है कि आईओसी का जो स्टाइल है वर्क करने का वो बॉटम अप रीजनलिज्म है। ओके, बॉटम अप रीजनलिज्म इज द अप्रोच। ऑथर ने कहा है कि यही अप्रोच हमको भी अपनानी चाहिए इन ऑर्डर टू अपनी अगर हमको सुप्रीमेसी चाहिए या अपना हम लीडरशिप शो करना चाहते हैं तो हमको बॉटम अप रीजनलिज्म का ही यूज करना चाहिए। अब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेसिकली हम भी, आप सबको पता है कि एक ये सारे ठीक है अच्छी बात है, आइलैंड कंट्रीज हैं अपना काम कर रहे हैं बट उनको सपोर्ट चाहिए और हम उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि बिग ब्रदर बन करके बल्कि एक इक्वल फुटिंग में रीजनल पार्टनर बन करके एक बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए, बॉटम अप रीजनलिज्म को आगे बढ़ाते हुए हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकते हैं। तो बेसिकली दिस वाज देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 आर्टिकल्स। आज के तीनों आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए जो हमको डिस्कस करने थे और आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। आगे मूव करते हैं, सीबीडीटी स्टिक्स विद बजट टैक्स टारगेट। अब सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस जो है बेसिकली उसको ये कहा गया है कि उसका टारगेट ये है कि जितना टैक्स कलेक्शन बजट में बोला गया था कि करना है उतना टैक्स कलेक्शन का ही टारगेट लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उतना ही टैक्स कलेक्शन का टारगेट लेकर के वो बढ़ रहे हैं। अब हम एक बार आपको सीबीडीटी के बारे में बता देते हैं। सीबीडीटी क्या है, बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में बना था। इसका जो इनिशियल एक्ट है वो 1924 का सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है, लेकिन वो हमको नहीं जानना, हमको जानना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी किस एक्ट के थ्रू बना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 एंड इट इज इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट। इसको एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सीबीडीटी आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीबीडीटी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में ये बना था। इसका स्ट्रक्चर अगर देखो तो एक चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं जो कि इनकम टैक्स, रेवेन्यू, लेजिस्लेशन, कंप्यूटराइजेशन, ऑडिट एंड जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल एंड विजिलेंस का काम करते हैं, ठीक है ना। ये जो मेंबर्स होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से एंड द मेंबर्स कंस्टिट्यूट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी ये टॉप टीयर बनाते हैं। फंक्शंस क्या है सीबीडीटी के, इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू लेविंग एंड कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस, फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, supervision of the entire income tax department, suggest legislative changes in direct tax enactment, suggest changes in tax rates, proposes changes in the taxation structure in line with the government policies। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CEC स्टक इन यूएस ड्यू टू ट्रेवल कर्ब्स। अब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा वो यूएसए में फंस के रह गए क्योंकि वो छुट्टी में गए थे मार्च से अप्रैल तक की, वहां पे वो जाके फंस गए, है ना। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि बनी थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 में बनी थी, है ना। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट
पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ के इलेक्शन कराते हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी इलेक्शन। कौन से इलेक्शन नहीं कराते हैं, तो ये नहीं कराते हैं म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शन, क्योंकि इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बना है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अगर आप देखोगे इलेक्शन कमीशन का तो आर्टिकल 324 है। अगर इसके बारे में जानो तो देखो पहले इसकी मेंबरशिप अलग अलग तरीके से चेंज होती है, क्योंकि इसका नंबर जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो 1993 में जो अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है, 1 इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये 3 मेंबर जो बॉडी 1993 से ये सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है ना। द चीफ एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनकी सेम पावर एंड एमॉल्यूमेंट्स होती है। अब ऐसा नहीं होता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा पावर है और ज़्यादा उसको सैलरी मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तीनों की जो पावर्स हैं, तीनों का एमॉल्यूमेंट्स जो है वो सेम होता है, एंड ये होता है सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये सेम होता है किसके जैसा, सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा होता है। और अगर कोई इन केस ऑफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो फिर मेजॉरिटी से काम किया जाता है, ठीक है ना। अब इनका जो टर्म होता है ऑफिस का वो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज का टर्न्योर रहता है, लेकिन उनको पहले भी रिमूव किया जा सकता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म ऑल्सो। अब देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ही इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर। इसका मतलब है कि ही डज नॉट, मतलब वो विम्स एंड फैंसीज ऑफ प्रेसिडेंट के उस पे इन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रूल नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये इसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मैनर और ग्राउंड में ही इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन कुछ फ्लॉज भी हैं इलेक्शन कमिश्नर के वर्किंग में। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया है कि किस व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन में डालना है, किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड अ टर्म फॉर द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो। जो टर्म है ये 665 का, ये भी कोई ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है, बना सकता है, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डिबार नहीं करता है रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स को कि वो किसी फर्दर अपॉइंटमेंट में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो रिटायर कर जाते इलेक्शन कमिश्नर से तो उनको फर्दर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है गवर्नमेंट में। इस कारण हो सकता है कि वो कभी कभी फियर या फेवर में काम कर दे। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ है जो कि यहाँ पर है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। एंड द टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑल द कमिश्नर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट। तो टेन्योर ऑफ ऑफिस ये सारी चीजें भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द इलेक्शन। पूरा चैप्टर एक तरीके से मैंने पढ़ा दिया है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी एंड ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक न्यूज है कोविड इंडिया सेवा, कोविड इंडिया सेवा हैज बीन लॉन्च। ओके, तो क्या है ये कोविड इंडिया सेवा, उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। अच्छा, आज मैप ऑफ द डे डिस्कस नहीं किया अभी था ना, मैप ऑफ द डे डिस्कस नहीं किया, तो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स गुड। तो कोविड इंडिया सेवा हैज बीन लॉन्च्ड। अब कोविड इंडिया सेवा क्या है, बेसिकली इट्स एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ओके, क्या है, इट्स एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ओके, तो एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है तो ताकि जो पैंडेमिक के टाइम में कम्युनिकेशन चैनल, उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बन के आ सके। द इनिशिएटिव्स एम्ड एट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी इन रियल टाइम। तो ट्रांसपेरेंट ई गवर्निंग डिलीवरी करने के लिए, बेसिकली सिटीजन्स की क्वेरीज को लेने के लिए, जो भी क्वेरी है उनका बिल्कुल रियल टाइम में सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो कोविड इंडिया सेवा ये बेसिकली निकाला गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। व्हाई आर ऑयल प्राइसेस इन अ निगेटिव टेरेन। तो क्यों ऑयल प्राइसेस निगेटिव टेरेन में जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, बेसिकली जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, WTI है, जो कि अमेरिकन बेंचमार्क है क्रूड ऑयल का, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, उसके प्राइसेस निगेटिव में चले गए। निगेटिव मतलब जीरो से कम में चले गए। अब बताओ, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिकन बेंचमार्क है क्रूड ऑयल का, अमेरिकन बेंचमार्क है क्रूड ऑयल का। पहले तो ये आप याद रखना, फैक्ट याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, इट्स एन अमेरिकन बेंचमार्क ऑफ क्रूड ऑयल। इसके प्राइसेस मंडे की ट्रेड में जीरो से नीचे चले गए। इसका मतलब क्या है, माइनस में चले गए, -$37.63 बैरल हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स हैव टू पे बायर्स टू गेट रिड ऑफ देयर क्रूड। सेलर्स को बायर्स को पैसा देना पड़ेगा, सेलर्स बायर्स
बायर को पैसा देगा, मतलब बेचने वाला पैसे देगा प्लस ऑयल देगा, है ना, ताकि ले जाओ इसको, है ना। एंड दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड इन द ऑयल मार्केट इवन अकाउंटिंग फॉर इट्स नोटोरिटी फॉर बीइंग वोलेटाइल। अब बेसिकली है क्या, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। अब इसका अगर आपसे पूछा है कि एक लाइन में रीजन बता दो क्या है, तो रीजन ये है कि प्राइसेस फेल। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ द डिमांड फेल, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब डिमांड जब इतनी कम हो गई तो इनके पास इतना रिजर्व ही नहीं था, स्टोरेज स्पेस ही नहीं है कि अपने आप को स्टोर करके रख सके, ऑयल को स्टोर करके रखने का स्पेस ही नहीं है। इस कारण से वो इतने ज़्यादा प्राइसेस डाउन हो गए। बेसिकली हम उस टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे कि इनका मे कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस में इनका मार्केट चलता है, तो क्या मे कॉन्ट्रैक्ट है, क्या जून कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम नहीं देखेंगे। लेकिन आपको बस इतना जानना है कि डिमांड इतनी कम है कि उनका जो स्टोरेज स्पेस है वो आउट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस हो गया। इस कारण से उन्होंने ये इस तरह से पैसे दे करके अपना ऑयल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया को कैसे बेनिफिट मिलेगा? पहला तो है कि ऑयल इंपोर्ट बिल हमारा डिक्रीज होगा, जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह से निगेटिव पैसा जाएगा तो किस तरह से हमको तो बिल्कुल फ्री में ही मिल रहा है ना, तो ये हमारा चीज़ है। दूसरा जो बेनिफिट है कि इंडिया जो है अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रहा है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पडूर में। ओके, तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पडूर, यहाँ पे बना रहे हैं हम अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व। तो वहाँ पे हम अपनी जो ये कैपेसिटी है उसको फिल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की घटना होती है, कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो वहां पे हम अपने रिजर्व्स को, बफर स्टॉक्स को यूज कर सके। तो ये दो बेनिफिट हैं जो कि मिलते हैं। आपको बताना है कि ये पडूर कहां पे लोकेटेड है। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, कौन से स्टेट में आता है पडूर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज डू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। व्हाई कंधमाल ट्राइब्स हैव नेवर हैड अ बैड हेयर डे। अब यहाँ पे एक ट्राइब का नाम है कंधमाल ट्राइब। तो कंधमाल ट्राइब कौन से स्टेट की है? ये उड़ीसा की ट्राइब है। बेसिकली न्यूज में क्या था कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ही बाल बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के हेयर कटिंग और ये सारे काम करने का काम ये करते हैं, और इसलिए यहाँ पे कोई सैलून और ये सब नहीं है। 95% जो कंधमाल ट्राइब के लोग हैं वो इसी तरीके से एक दूसरे के बालों को बना करके अपना काम करते हैं। और उड़ीसा की ये ट्राइब है कंधमाल ट्राइब, जिसको भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी पेज से है। इकोनॉमी में जो न्यूज़ आई थी वो थी LTRO से रिलेटेड। मुझे लगता है कई लोगों को भी TLTRO या टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता है। अभी आपको पता होगा RBI ने TLTRO में बोला है कि 50,000 करोड़ वो देंगे, जिसमें से कि जिसका आधा पैसा उनको 50% जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिड एंड स्मॉल साइज NBFC में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये TLTRO है क्या, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, LTRO इज अ टूल दैट लेट्स बैंक्स बोरो 1 to 3 ईयर फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट द रेपो रेट। लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि देखो शॉर्ट टर्म का मतलब जो 28 दिनों से कम के लिए हो, शॉर्ट टर्म का मतलब बैंक्स की डेफिनेशन में जो 28 दिनों से कम के लिए हो। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या होता है, बैंक्स जो रहते हैं, जो दूसरे बैंक्स हैं, वो सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 से लेकर 3 साल तक का फंड ले सकते हैं रेपो रेट पे, मतलब कि कम इंटरेस्ट दामों पे, कम दामों पे उनको मिल जाता है, और इसके एक्सचेंज में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सब कोलैटरल के जैसे रखते हैं। तो याद रखिएगा, टारगेटेड क्यों कहा जाता है। अब ये टारगेटेड LTRO कब बन जाते हैं, जब सेंट्रल बैंक बोलता है कि आपको जो फंड्स हैं वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में करना पड़ेगा, स्पेसिफिक जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे इस केस में बोला है उन्होंने बैंक्स को कि आपको गिल्ड सिक्योरिटीज कहाँ गोल्ड उसमें करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज उन्होंने बताई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है। तो टारगेटेड क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में ही आप कर सकते हैं। तो ये देखो बिल्कुल उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये टारगेटेड होगा। क्यों? LTRO होता है जब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में सिर्फ पैसे दे देते और फ्री कर देते बैंक्स को कि आपको जहां इन्वेस्ट करना है वहां करो। लेकिन ये टारगेटेड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही बता दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में ही आपको करना है। प्लस 50% जो टोटल फंड रहेगा वो आपको इन्वेस्ट करना है मिड एंड स्मॉल साइज NBFCs में, उसमें भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में भी इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें बोली गई, इसलिए ये टारगेटेड हो गया। आई होप आपको ये LTRO समझ में आ गया होगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है बैंक्स के लिए, क्योंकि देखो बैंक्स क्या नॉर्मली जो ये सब फैसिलिटीज अवेल करती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए अवेल करती है, 28 दिनों तक के लिए, बट इस बार लॉन्ग टर्म में मिल रहा है, 3 साल तक के लिए मिल रहा है, शॉर्ट टर्म बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, तो काफी ज्यादा उनके लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का तरीका हो सकता है।
है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहला सेंट्रल बैंक है जिसने LTRO यूज किया? तो नहीं, LTRO वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग द सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस दैट बिगेन इन 2008। तो LTRO सबसे पहली बार यूज किया गया था यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जब 2008 की क्राइसिस आई थी, उस समय यूज किया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। तो आज की जो न्यूज आइटम्स हमने डिस्कस कर लिया। मैप ऑफ द डे मैं नहीं बता पाया था आज, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आज जो मैप है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप ऑफ स्पेन। स्पेन का मैप दिखाता हूं, कुछ चीजें बताऊंगा स्पेन क्यों, क्योंकि जैसे डेथ टोल जो है कोविड-19 को स्पेन में भी बहुत ज्यादा है, तो जहां जहां ये डेथ टोल ज्यादा है उन जगहों को मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार। तो स्पेन का जो बॉर्डर है वो 5 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, स्पेन जो अपना बॉर्डर है वो 5 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। ये आपका स्पेन हो गया। स्पेन में जो जगह है जैसे सारागोसा हो गया, कॉर्डोवा हो गया, कार्टाजीना हो गया, वेलेंसिया हो गया, बार्सिलोना हो गया, मैड्रिड हो गया, रियल मैड्रिड आप सब जानते होंगे, है ना। तो ये सेविले हो गया, कैडिज हो गया, मलागा हो गई, ये सारी सिटीज़ हैं आपकी स्पेन की इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। अब ये स्पेन जो मेजर मैप जो शेयर करता है बाउंड्री, वो पोर्चुगल और फ्रांस से शेयर करता है मेजर। उसके बाद माइनर में आता है एंडोरा, मोरक्को और गिब्राल्टर। तो 5 हो गई। कौन कौन सी? पोर्चुगल और फ्रांस। ये तो आपको यही दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा पोर्चुगल, दिस इज पोर्चुगल। पोर्चुगल में आपका लिस्बन आ गया, ओपोरोतो हो गया, फिर ऊपर ऊपर आपको यहाँ पे फ्रांस दिख रहा होगा, देन आपका यहाँ पे एंडोरा भी दिख रहा होगा, तो एंडोरा के साथ भी शेयर करता है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत कम, मतलब 27 मीटर का बॉर्डर, एक रियल बॉर्डर देखो, ये मोरक्को के साथ 27 मीटर का शेयर करता है। तो स्पेन मोरक्को के साथ भी और गिब्राल्टर के साथ शायद 1.5 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर शेयर करता है 5 के साथ, पोर्चुगल, फ्रांस, एंडोरा, मोरक्को एंड गिब्राल्टर के साथ, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉलिटिकल मैप हो गया। इसका फिजिकल मैप बताता हूं। देखो फिजिकल मैप में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पेन के अंदर सियरा मोरेना और बेटिक माउंटेन्स दिखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटिक माउंटेन्स कहाँ पर है या सियरा मोरेना कहाँ पर है, तो ये दोनों आपके फ्रांस में है, उसके स्पेन में है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको आइबेरियन सिस्टम जो है वो पूरा, ये माउंटेन रेंजेस है आइबेरियन सिस्टम की, ये आपका पूरा स्पेन में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पिरीनीज क्या है? आइबेरिया को बेसिक आइबेरियन जो माउंटेन सिस्टम है उसको बाकी रेस्ट ऑफ यूरोप से सेपरेट करने का काम ये पिरीनीज करते हैं। तो पिरीनीज भी माउंटेन रेंजेस हैं, वो देखो यहाँ पे लोकेटेड है। कैंटाब्रियन माउंटेन्स यहाँ पे है, कैंटाब्रियन माउंटेन्स। तो आइबेरियन सिस्टम हो गया माउंटेन्स का, आइबेरियन सिस्टम यहाँ पर है। देन इसके बाद मैंने आपको बताया कैंटेब्रियन सिस्टम के बारे में। देन पिरीनीज मैंने बताया, पिरीनीज आपका फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में आ गया, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में, है ना। और जो बार्सिलोना है वहाँ पे कैटालोनिया को अलग करने का जो मूवमेंट चल रहा है वो बार्सिलोना में चल रहा है। स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। देन सियरा मोरेना और बेटिक माउंटेन्स मैंने आपको बता दिया। अब इसके नीचे आपको देखो कुछ चीज़ें देखने को, जैसे ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे है, गल्फ ऑफ कैडिज यहाँ पे लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी को टच करता ही है, ये आपको देखना ही है। उसके बाद यहाँ पे बेलेरिक माउंटेन, यहाँ पे बेलेरिक आइलैंड्स भी, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे बेलेरिक आइलैंड्स भी कहलाते हैं, आई थिंक ऊपर है क्या, थोड़ा बड़ा है, बैलेरिक सी है, सॉरी, ये देखो बैलेरिक सी ये है ना पूरा, ये बैलेरिक सी वाला रीजन है। फिर यहाँ पे बैलेरिक आइलैंड्स भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैलेरिक सी है, बैलेरिक आइलैंड, थोड़ा बड़ा मैप था इसलिए लोकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे गैलीसियन मासिफ भी यहाँ पे लोकेट है, गैलीसियन मासिफ है, कैंटेब्रियन माउंटेन्स है, आइबेरियन सिस्टम, पिरीनीज बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ ये बॉर्डर शेयर करता है 5 के साथ। बैलेरिक नीचे है, गल्फ ऑफ कैडिज नीचे है, यहाँ पे सियरा नेवाड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सियरा नेवाड़ा, देखो दिस इज सियरा नेवाड़ा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। बेटिक माउंटेन्स आपको अलग से मैंने बताया ही है, बेटिक माउंटेन्स है, सियरा नेवाड़ा इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इसके बाद बेलेरिक मैंने आपको सी बता दिया। तो दिस वाज द मैप ऑफ स्पेन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।